नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, यानी 24 फरवरी इसी साल के 2022 की, पूरी दुनिया में कई मसाइल खड़े हो गए हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि तेल के दाम बढ़ गए, अनाज के दाम बढ़ गए और दूसरी अशियाए खुर्दनी या ज़रूरी अशिया जो हैं, क्योंकि आने जाने के रास्ते पर सब जगह रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अजीब वाक़या जैसे दिखने में आ रहा है, वो ये है कि हिंदुस्तान को इससे एक फ़ायदा भी पहुंचा है। कई ममालिक को ऐसे फ़ायदा पहुंचा है इससे, क्योंकि जंग की वजह से जो यूरोपियन ममालिक ने और नाटो या अमेरिका, इन लोगों ने मिलकर रूस के ऊपर जो पाबंदियां आयद की हैं, सैंक्शंस लगाई है, तो उसकी वजह से अभी जैसे ताज़ा 1-1.5 महीना पहले ये उन्होंने फ़ैसला किया कि रूस से तेल जो भी लेगा तो वो $60 फ़ी बैरल से ज़्यादा भाव में नहीं लेगा। अगर कोई लेगा तो वो जो शिप होगा उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा। इसकी वजह से भी और इससे पहले भी, क्योंकि रूस के ऊपर पाबंदियां थी, तो हिंदुस्तान तो उन पाबंदियों को खातिर में न लाकर रूस से तेल ख़रीद रहा था, और यूरोपियन वालों ने या दूसरे ममालिक ने, कई ममालिक ने रूस से तेल लेना कम कर दिया, तो रूस को मजबूरन अपना तेल कम भाव में बेचना पड़ा, और अभी तो $60 से भी कम फ़ी बैरल वो बेच रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी भी एक हकीकत सामने आई है, वो ये है कि रूस न सिर्फ तेल बरामद करता था, बल्कि उसके साथ साथ तेल से जो अशिया बनती हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा बरामद करता था। और कई यूरोपियन ममालिक, छोटे छोटे ममालिक के पास अपनी वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि वो तेल दरामद करें और उसमें से उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट निकालें। अभी उस फाइनल प्रोडक्ट में आप पेट्रोल कह सकते हैं, हाई स्पीड डीजल कह सकते हैं, केरोसिन कह सकते हैं, या ऐसी दूसरी कई प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पर हिंदुस्तान का रोल या किरदार दिखने में आता है। हिंदुस्तान क्योंकि पहले ही रूस से तेल लेता था, भले कम लेता था लेकिन लेता था, और उसको प्रोसेस करता था। और आपको ये हम बताएं तो ख़ास बात कि हिंदुस्तान में रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, उसकी एक ऑयल रिफाइनरी है जो जामनगर गुजरात में, यानी हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर वो वाक़या है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। अब उसने क्या किया है कि जैसे ही ये जंग हुई ना, तो उसने अपनी ज़्यादा दरामदाद जो थी तेल की, दूसरे ममालिक से घटाकर रूस से उसने दरामदाद बढ़ा दिए, और उसके पास ये फैसिलिटी है कि वो रूस का तेल प्रोसेस कर सकता है। अब तेल महंगा हुआ ये अलग बात है, लेकिन तेल से बनी हुई प्रोडक्ट्स जो है ना, वो और ज़्यादा महंगी हो गई हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे ममालिक हैं वो अभी रूस से वो फाइनल प्रोडक्ट्स, जैसे अभी डीज़ल है, इस साल डीज़ल की बहुत बड़ी कमी वाक़ई हुई, हाई स्पीड डीज़ल की बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया में, और वो रिलायंस वाले बना रहे हैं। तो इस तरह हिंदुस्तान की इस साल जो तेल से बनी हुई अशिया हैं, उसकी जो बरामदात हैं, उनमें 70% इजाफा हुआ है। और सिर्फ ये तकरीबन 7-8 महीने हुए हैं। अप्रैल से हमारा फिनंशियल ईयर जो है अप्रैल टू मार्च होता है, तो अप्रैल से लेके 8 महीने हुए हैं नवंबर तक। इसमें हिंदुस्तान की जो तेल से बनी हुई अशिया है ना, और दूसरी भी जो भी कमोडिटी एक्सपोर्ट्स हैं, वो हो गई हैं
$263 बिलियन, 263 यानी $263 हो चुकी है। पिछले साल हमने आपको बताया था पूरे साल में $400 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई थी हिंदुस्तान से, कमोडिटी एक्सपोर्ट, सर्विसेज को छोड़ दीजिए, जिसमें पिछले साल जो है 250 बिलियन की वो अलग से हुई थी। यानी टोटल मिलाकर पिछले साल $650 बिलियन की हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट की थी। अभी सर्विसेज का हमारे पास आदाद व शुमार नहीं है, लेकिन कमोडिटी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो $263 बिलियन तक पहुंच गई है। थोड़े बहुत जो आदाद व शुमार आए हैं उसमें हम आपको बता रहे हैं। हॉलैंड ने इस साल $10.5 बिलियन का इंपोर्ट किया है तेल, मतलब तेल से बनी हुई अशिया। ब्राज़ील ने $6.5 बिलियन, इंडोनेशिया और ऐसे कई ममालिक हैं जिन्होंने जो है तेल से बनी हुई अशिया जो है वो हिंदुस्तान से इंपोर्ट की हैं। नाजरीन, बन्नू खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है। वहाँ पर धड़ाधड़ जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले अफवाज पर या पुलिस के ऊपर हमले कर रहे हैं। 2 मरतबा तो उन्होंने एक सिपाही को और एक व्यापारी को कत्ल किया, उसकी जो है उसका सर काट के और टांग दिया, यह खौफ पैदा करने के लिए। अभी बन्नू में एक उनका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसका ऑफिस है, यानी पुलिस समझ लीजिए, बन्नू मतलब खैबर पख्तूनख्वा सरकार की है। वहाँ पर कुछ 36 तालिबान के जो अफराद थे दहशतगर्द, वो लॉकअप में बंद थे। तो अभी उन्होंने कल क्या किया कि लॉकअप को तोड़कर, वो 36 थे और सीटीडी के या पुलिस के एहलकार 7 थे, उन्होंने पुलिस वालों से हथियार भी छीन लिए और उनको अभी यरगमाल बना लिया है। और अब वो जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं कि हमें एक हेलीकॉप्टर फराहम किया जाए ताकि हम यहाँ से अफ़गानिस्तान चले जाएं। ये तो हालत है खैबर पख्तूनख्वा में सरकार की या सरकार के अदारों की। ये अलग बात है कि हुकूमत ने कहा है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे कमांडोज जो हैं वो उनके ऊपर हमला करेंगे और यरगमालियों को छुड़ा लेंगे। लेकिन इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर उन्हें लगता है दहशतगर्दों कि वो बहरहाल मारे ही जाएंगे, तो और नहीं तो कम से कम उन बेचारे यरगमालियों को तो मार ही देंगे। नाजरीन, हमने पहले ही बताया था आपको कि जनाब इमरान खान और वज़ीर आला परवेज़ इलाही पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के जो हैं उनके दरमियान सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही बाज़ार तो वो बोल रहे हैं कि मैंने समरी लिख के दे दी है इमरान खान को, वो जब चाहें असेंबली डिज़ाल्व कर सकता है, लेकिन 2 रोज़ कबल जो इमरान खान ने जो ख़िताब किया ज़मान पार्क से और जो लिबर्टी चौक पर स्क्रीन लगा कर दिखा दिया गया और जिसमें उसके दाहिने बाजू परवेज़ इलाही बैठे हुए थे और बाएं बाजू महमूद खान बैठे हुए, दोनों वज़रा आला बैठे हुए, उसमें हमने कल आपको बताया था कि इमरान खान ने उस ख़िताब में जनरल कमर जावेद बाजवा को बहुत बुरा भला बोला, उसे चोर कहा, उसे गद्दार कहा और न जाने क्या क्या कहा, और ये कहा कि मुझे कुछ नहीं करने देता था, बेईमान था, ये था वो था। अब कल इसके बारे में जो है ना रद्द अमल आया है चौधरी परवेज़ इलाही का। चौधरी परवेज़ इलाही को बहुत दुख हुआ है इमरान खान के इस ख़िताब पर। वो कहते हैं कि मेरा तो मन करता था जिस वक़्त वो बोल रहे थे, क्योंकि वो साथ में बैठे हुए थे दोनों, और जब वो ख़िताब कर रहे थे जनाब इमरान खान, तो चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि मेरा मन कर रहा था कि या तो मैं उसे रोकूं चलते हुए ख़िताब में कि तुम झूठ बोल रहे हो, या तो फिर मैं वहाँ से उठ के चला जाऊं, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं खामोश रहा। लेकिन मैं और ज़्यादा खामोश नहीं रहूँगा, और अब मैं आपको सबको बता रहा हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा के हम सब के ऊपर
पीटीआई के ऊपर जनाब इमरान खान के ऊपर हज़ारों एहसान हैं और ये एहसान फरामोश है जो उसके एहसानों की नफ़ी करता है। और अगर आइंदा उसने ऐसा कुछ कहा तो फिर मैं सामने आऊँगा, न सिर्फ मैं सामने आऊँगा बल्कि मेरे साथ साथ मेरी पार्टी भी उसके सामने आएगी। अब यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। अब कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि ये शायद खुद वो लोग ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि आइंदा जुमे को उसने जो कहा है कि मैं 23 तारीख को जो है असेंबली डिज़ाल्व करूँगा, तो उससे अपने वादे से मुकरने के लिए उसके कुछ तो बहाना चाहिए। तो अभी वो दिखाएंगे कि परवेज़ इलाही और इमरान खान की आपस में जो है मतलब नाइत्तफाकी है, इसीलिए असेंबली डिज़ाल्व नहीं हो सकती। अब देखें 2-4 रोज़ में पता चल जाएगा। लेकिन परवेज़ इलाही ने बहुत सख्त अल्फाज में इमरान खान की शिकायत की है और आइंदा के लिए उसे मुतनबा कर दिया है कि वो अपने ऐसी हरकत से बाज आए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि जब कमर जावेद बाजवा थे और इमरान खान की सरकार थी तो जनरल फैज़ हमीद जो कि प्यारे थे, लाडले थे इसके इमरान खान के, उनको इमरान खान ने कहा था कि परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही दोनों को जेल में डाल दो। तो उसने पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये जनरल कमर जावेद बाजवाई थे जिसने फिर फैज़ हमीद को धमकी दी, तो वो फिर अपने हरकत से पीछे हट गया। नहीं तो वो तो ख़ुद फैज़ हमीद या इमरान खान हमारे पीछे था। लेकिन फिर भी वो यही कहते हैं कि अब भी अगर इमरान खान कहेगा तो हम जुमे के रोज़ असेंबलियाँ तहलील कर दें। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता है ये तो वक्त ही बताएगा। और 23 तारीख को हम और देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप भी सब देखेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।